स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। शुरू करते हैं कागजी शेर भाग 7। अगले दिन गोरखा की आंख सुबह 6 बजे खुली। वो जल्दी से उठा और नहा धोकर तैयार हुआ। आज वो खुद को हल्का और खुश महसूस कर रहा था। भरे बाजार में खाली पड़ी होटल की जगह मिल गई थी। जो पैसा उसने हासिल किया था वो बढ़िया जगह लग रहा था, बर्बाद नहीं हो रहा था। 10 करोड़ कल दे दिया था और बाकी का आज देकर वो जगह अपने नाम करा लेनी थी। किसी बढ़िया से नक्शा बनाने वाले को भी तलाश करना था जो होटल का नक्शा बना सके। नाश्ता करके जब गोरखा होटल से निकला तो 7:30 बज रहे थे। यहां से उसने सीधा अपने मकान पर जाना था। बाकी का रुपया कल ही तैयार करके बांध के रखाया था ताकि सुबह उठा लाने में देर न लगे। 20 मिनट में ही गोरखा अपने मकान की गली के बाहर टैक्सी पर पहुंचा। नीचे उतरा। तुम 10 मिनट रुको, टैक्सी साइड में लगा लो, गोरखा ने कहा और गली में बढ़ गया। तभी सामने से आता उसका पड़ोसी मिला। नमस्कार गोरखा साहब, सुबह तैयार होकर किधर से आ रहे हैं? किसी काम से गया था। आजकल घर पर नहीं रह रहे क्या? किसी काम में व्यस्त हूं, बिल्डिंग मटेरियल का काम शुरू करने जा रहा हूं। ये तो अच्छी बात है, पड़ोसी ने सिर हिलाया। कल रात आपको कोई पूछने आया था। मुझे पूछने आया था? हाँ, मेरी बेल बजाई, मैं बाहर आया, मैंने उससे बात की। कौन था वो? क्या पता, लेकिन आपके बारे में कुरेद कुरेद कर सवाल पूछ रहा था। क्या सवाल? गोरखा के माथे पर बल उभरे। यही कि आप कब आते हैं, कब जाते हैं, कब मिलेंगे। उसका इरादा तो मेरे पास से हटने का लगता ही नहीं था। आखिर मैं ही तंग आकर भीतर चला गया। वैसे कौन था वो? मुझे क्या पता, आपने नाम तो पूछा होगा। नहीं पूछा। पहले कभी आपने उसे मेरे पास आते देखा? गोरखा ने सोच भरे स्वर में पूछा। मैं कहाँ देखता हूं कि आपके यहाँ कौन कौन आता है। जो आता है आप उससे मिलवाते नहीं। मिलवाया होता तो अब मैं आपको बता देता कि रात कौन साहब आपके बारे में पूछ रहे थे। गोरखा फौरन कह उठा, आप तो जानते ही हैं कि पहले मैं मिलिट्री में था। मुझे बहुत खतरनाक माना जाता था। दुश्मन देशों के जासूस तक मुझसे डरते थे। बहुतों को मैंने बुरी शिकस्त दी। अब क्या है कि उनमें से कुछ बीती बातों का बदला लेने के लिए मेरी जान ले लेना चाहते हैं। ओह, कल मेरे बारे में पूछने वाला उन्हीं में से होगा। उसने आखिर मुझे ढूंढ ही लिया। बुरा हुआ। किसी को ये बताइएगा नहीं, वरना मेरे लिए खतरा बढ़ जाएगा। नहीं बताऊंगा। देखने में वो कैसा लगता था? उसने जगमोहन का हुलिया बताया। गोरखा की आंखें फैल गई। वो तुरंत समझ गया कि उसे पूछने वाला जगमोहन था। जगमोहन ने उसे दर्शन के पास ही तो देखा था, यानी कि उसे पता चल गया है कि 80 करोड़ वो ले उड़ाए। देवराज चौहान भी उसके साथ ही होगा। दोनों उसकी तलाश में दिल्ली आ पहुंचे हैं। गोरखा को अपनी जान फंसती महसूस हुई। पड़ोसी उसे देखता रहा। कोई मुझे पूछे तो मेरे होने पर भी आप यही कहिएगा कि मैं आजकल घर नहीं रहता। कह दूंगा। चलता हूं, फिर मिलूंगा। कहने के साथ ही गोरखा आगे बढ़ गया। गोरखा के मन में डर से भरे बुरे अंदेशे आने शुरू हो गए थे। देवराज चौहान और जगमोहन उसे तलाश करते हुए यहां तक पहुंच गए थे। यह खतरे की घंटी थी उसके लिए। वो उनका 80 करोड़ ले भागा है। ऐसे में वो उसे छोड़ेंगे नहीं। दोनों ही खतरनाक हैं। लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि उस दौलत को वो ले भागा है?
ऐसी ही सोचें उसके मस्तिष्क में दौड़ने लगी थी। खतरा सिर पर था। ऐसे में वो विचार करने लगा कि अब करोड़ों की दौलत को यहां रखना ठीक नहीं। रात वो घर के बाहर का फेरा लगाकर गए हैं, कल को वो घर के भीतर भी पहुंच सकते हैं। वहां रखा पैसा उन्होंने देख लिया तो वो ले जाएंगे। उसका होटल बनाने का सपना अधूरा रह जाएगा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने जेब से चाबी निकाली और ताला खोलने लगा। सोचों ने उसे परेशान कर दिया था। देवराज चौहान और जगमोहन उसकी तलाश में आसपास ही थे। ताले में चाबी अटकी। दोबारा कोशिश की तो घूमी नहीं। गोरखा ने ताले को हिलाकर देखा तो वो बिना चाबी के ही खुलकर लटकने लगा। ताला पहले से ही खुला हुआ था। गोरखा की आंखें फैल गई। उसने जल्दी से ताला हटाकर कुंडी खोली और अजीब सी हालत में भीतर प्रवेश किया। अगले ही पल ठिठक गया। इसी पहले वाले कमरे में करोड़ों की दौलत से भरे वो काले ट्रंक रखे थे, परंतु इस वक्त वो सब खुले हुए थे, भीतर से खाली थे। इक्का दुक्का नोटों की गड्डियां अवश्य बाहर बिखरी हुई थी। गोरखा को अपनी जान निकलती महसूस हुई। पिंडली कांपती सी लग रही थी। सारी दौलत गई, सारे सपने बिखर गए। गोरखा आगे बढ़कर कुर्सी पर जा बैठा। चेहरा फक पड़ चुका था। सब कुछ बर्बाद हो गया था। होटल बनाने का सपना बर्बाद हो गया। यह पहला मौका था कि इतनी बड़ी दौलत हाथ आई थी और अब दोबारा कभी इतनी बड़ी दौलत का सपना भी नहीं आना था। गोरखा की आंखों के आगे अंधेरा उभरा। आंखें बंद कर ली। कुछ मिनटों के बाद अपने सिर को सामान्य महसूस किया तो आंखें खोली। फर्श पर बिखरी चंद नोटों की गड्डियों को देखने लगा। यही बचा था अब उसके पास। 5, 7 या 8 लाख रुपया होगा। गोरखा ने खुद को एकाएक थका सा महसूस किया। देवराज चौहान और जगमोहन करोड़ों की दौलत ले गए थे। वो उनके कब्जे से चुपचाप दौलत ले आया था और वो उस पैसे को उठाकर वापस ले गए। आधा घंटा, 1 घंटा बीत गया। बची खुची हिम्मत इकट्ठी की गोरखा ने। वो उठा और वहां बिखरी नोटों की गड्डियां उठाकर तिपाई पर रखी। उन्हें गिना। वो कुल रकम 5,70,000 थी। कहां वह करोड़ों की रकम से खेल रहा था और अब जमीन पर आ गिरा है। 10 करोड़ कल उस प्लॉट के सौदे में पार्टी को दे दिया। उस पैसे को वो वापस ले सकता था। दरवाजा अभी तक खुला था। गोरखा ने उठकर दरवाजा बंद किया। 5 पेटियां वहीं खुले पड़ी थी। गोरखा ने आगे बढ़कर उस ट्रंक को देखा जिसमें हीरे जवाहरात पड़े थे। उस ट्रंक के तले में मुट्ठी भर हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। गोरखा सूनी आंखों से उन हीरे जवाहरातों को देखता रहा। यही सोच रहा था कि सब बर्बाद हो गया। अब इन सरकारी ट्रंकों को यहां से हटाना था। ये लोहे की पेटियां उसे फंसवा सकती थी। गली के मोड़ पर टैक्सी खड़ी थी। टैक्सी वाला उसे पूछने के लिए इधर आ सकता था। गोरखा बाहर निकला और टैक्सी वाले को किराया देकर चलता किया और वापस आकर दरवाजा भीतर से बंद कर लिया। इन लोहे की पेटियों को वो रात के अंधेरे में ही यहां से बाहर निकालेगा। उसे कोई देख नहीं सकेगा कि वो क्या कर रहा है। किसी नाले में इन खाली पेटियों को फेंक आएगा। गोरखा ने जेब से मोबाइल फोन निकाला। जब से उसने करोड़ों की दौलत पर हाथ मारा था तब से ही उसने फोन बंद कर रखा था। उसे चार्ज अवश्य कर लेता था। फोन खोला और नंबर मिलाकर प्रॉपर्टी डीलर अरोड़ा से बात की। अरोड़ा उसकी आवाज सुनते ही कह उठा, गोरखा साहब, आधे घंटे में मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। चंद पल चुप रहकर गोरखा ने मरे स्वर में कहा, आपसे जरूरी बात करनी है। कहिए। वो दरअसल ये सौदा नहीं हो सकेगा। कमाल कर रहे हैं आप। आज तो पेमेंट होकर कागज कराने और आप। मैं पेमेंट नहीं करूंगा। ये क्या कह, मुझे नुकसान हो गया है। मेरा पैसा आना था वो रुक गया है। फिर तो गड़बड़ हो गई। आप पार्टी से मुझे 10 करोड़ दिलवा दीजिए।
ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? मैंने कल मालको, वो तो बयाना था। कागज आपके पास है, पढ़ लीजिए। बयाना कभी भी वापस नहीं। 10 करोड़ क्या बयाना होता है? गोरखा खा जाने वाले स्वर में बोला। कागजों में तो यही लिखा है। अरोड़ा, सीधा हो जा, गोरखा ने दांत भींच कर कहा। वरना? मालको, मैं तो सीधा ही हूं, लेकिन पार्टी को कौन समझाएगा? लेन देन की लिखत हुई है। अगर आप सौदा नहीं करना चाहते तो ना सही, पार्टी सीधी तरह तो पैसे देगी नहीं। मेरी राय है कि आप अदालत में चले जाइए, केस कर दीजिए, शायद कुछ वापस आ जाए। तूने पार्टी से बात की? नहीं। तो पार्टी से बात कर, अपनी क्यों हाँकता है? ठीक है, अभी पार्टी से बात करता हूं। 1 करोड़ तेरे को दूंगा। 1 करोड़? अगर तू मेरा सारा पैसा वापस दिला देता है तो। समझ गया, अभी पार्टी से बात करता हूं। गोरखा ने फोन बंद कर दिया। चेहरा लटक गया था उसका। सपना सा लग रहा था करोड़ों का आना जाना। वो जानता था देवराज चौहान और जगमोहन खतरनाक है, परंतु उसने यही सोचा था कि वो उसे नहीं तलाश कर पाएंगे, जबकि उन्होंने तलाश भी कर लिया और रुपया भी उठा ले गए। गोरखा अपनी जान निकली सी महसूस कर रहा था। 10 मिनट बाद उसने प्रॉपर्टी डीलर अरोड़ा को फोन किया। बात की पार्टी से? गोरखा ने लाइन मिलते ही कहा। अभी अभी बात करके हटा। दे रहा है वो पैसा वापस? मुझे तो लगता है गड़बड़ हो गई। क्यों? गोरखा को अपना गला सूखता सा महसूस हुआ। पार्टी ने आगे पेमेंट दे दी है मशीनरी खरीदने के लिए। मशीनरी का सौदा उसने 15 करोड़ में किया है। पार्टी तो मुझे गालियां देने लगी कि उसे बाकी पेमेंट ना मिली तो मेरा बुरा हाल कर देगी। उसने भी आगे पेमेंट देनी है। तुम पार्टी को समझाओ कि। समझा लिया माल को, माथा भी फोड़ लिया समझाकर। पार्टी तो उल्टे मुझे धमकियां देने लगी कि मेरे को गोली मार देंगे। प्रॉपर्टी डीलर की गहरे सांस लेने की आवाज आई। ये प्रॉपर्टी बहुत पहुंच वाली है। पुलिस के बड़े बड़े अफसरों से पार्टी का मिलना उठना बैठना है। सुना है गैंगस्टर रामलाल से भी पार्टी के मधुर संबंध है। माल को ऐसे लोगों से झगड़ा नहीं लेना चाहिए। मेरा 10 करोड़। बात तो ठीक है आपकी कि 10 करोड़ छोटी रकम नहीं होती, लेकिन अपनी जान से बड़ी कोई भी रकम नहीं होती। जान है तो सब कुछ है। आप ही मर गए तो रकमों का क्या करना? मुझे लगता है कि आपका वक्त खराब चल रहा है। बिजनेस में घाटा हो गया, इधर भी 10 करोड़ डूब गया। गोरखा कुछ नहीं बोला। मेरी एक बात मानोगे? प्रॉपर्टी डीलर अरोड़ा की आवाज कानों में पड़ी। क्या? मेरी पहचान वाला पंडित है, बहुत बढ़िया हाथ देखता है, आगा पीछा सब बता देता है। मेरे ख्याल में आपको उसे हाथ दिखा देना चाहिए। क्या पता आपका आने वाला वक्त और खराब हो। पैसा तो डूबा ही, कहीं आपकी जान डूबने का वक्त भी पास ना हो। वो पंडित बचाव के रास्ते भी बता देगा। अब आप 10 करोड़ लेने की कोशिश करोगे तो जान का खतरा तो पैदा होगा ही। पैसा कौन देता है वापस? तुम मेरी तरफ की बात नहीं कर रहे। मालको, मैं तो आपके तरफ की ही बात कर रहा हूं। मुझे रुपए से ज्यादा आपकी जान की फिक्र है। मेरी मानिए तो पंडित से अपॉइंटमेंट फिक्स कर लेता हूं। शाम का वक्त ले लूं क्या? गोरखा ने फोन बंद कर दिया। वो समझ चुका था कि 10 करोड़ डूब गया है। वो लुट चुका है, फिर से कंगाल हो गया है। पैसा वापस लेने के चक्कर में नया झगड़ा खड़ा करने का कोई फायदा नहीं था। गोरखा ने आंखें बंद की और कुर्सी की पुश्त से सिर टिका लिया। अब उसे कहीं भी जाने की जल्दी नहीं थी। वक्त ही वक्त था उसके पास। अगला दृश्य।
देवराज चौहान जगमोहन फोन पर बात करके अगले दिन बलराम से मिले। उनके आने पर बलराम आंखें मलता उठा। वो झोपड़पट्टी में रहता था। 2 घंटे पहले ही सोया हूं। रात को काम पर व्यस्त था। बैठो तुम दोनों। देवराज चौहान और जगमोहन बैठ गए। बलराम मुंह धोने के बाद उनके सामने चारपाई पर बैठा। बोलो, क्या काम पड़ गया? देवराज चौहान ने 500 के नोटों की गड्डी चारपाई पर रख दी। इसकी क्या जरूरत थी? बलराम फौरन गड्डी उठाकर दांत फाड़ते कह उठा। हमें गोरखा चाहिए, देवराज चौहान बोला। गोरखा? उसकी मुस्कान गायब हो गई। वो दोनों को देखने लगा। काम है उससे। काम? बहुत जरूरी काम है, जगमोहन बोला। तभी तो तेरे को 50,000 दे रहे हैं। मुझे क्या पता वो कहाँ है, बलराम ने सोच भरे स्वर में कहा। वो दिल्ली में ही है। कल अपने घर भी आया था। तू उसे कोशिश करके तलाश कर सकता है। बलराम ने गंभीर निगाहों से दोनों को देखा, फिर पूछा, चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं है। हमने मिलकर कोई खास काम करना है, लेकिन वो मिल नहीं। मेरे को बेवकूफ मत बनाओ। इस काम के लिए 50,000 नहीं दिए जाते। गोरखा को नहीं ढूंढ सकता तो गड्डी वापस दे। हम कोई दूसरा रास्ता। मैंने काम के लिए मना नहीं किया। तो जल्दी ढूंढ उसे। उसे मारना चाहते हो? नहीं, कोई और ही काम है। कब ढूंढेगा उसे? चंद पलों की सोच के बाद पास रखा फोन उठाता बोला, परेशानी तो होगी गोरखा को ढूंढने में। फोन उसका कल भी मिलाया था, लेकिन मिल नहीं रहा। उसके जान पहचान वालों को टटोल और मोबाइल के नंबर मिलाकर कान से फोन लगाए बलराम कह उठा, बज गई। क्या? जगमोहन ने अचकचाकर उसे देखा। घंटी, गोरखा के फोन की घंटी। कल फोन मिल नहीं रहा था, आज मिल गया। देवराज चौहान और जगमोहन की नजरें मिली। उसी पल बलराम के कानों में गोरखा की मध्यम सी आवाज पड़ी, हेलो गोरखे, कहाँ है तू? कौन? पहचाना नहीं? मैं बलराम हूं। मिलता नहीं है। किधर रहता है? तेरा फोन भी नहीं मिलता। अभी बात करने का मन नहीं है, फिर बात करता हूं, गोरखा की आवाज आई। तबीयत तो ठीक है? हाँ। तेरे से कोई मिलना चाहता है। ठहर, नाम बताता हूं, बलराम ने कहा। फिर दोनों को देखकर पूछा, क्या नाम है तुम दोनों के? हाँ, तुम्हारा नाम तो जगमोहन है। देवराज चौहान, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। सुना गोरखे? बलराम फोन पर बोला। सुना। गोरखे की गहरी सांस लेने की आवाज आई। इनसे पूछ अब इन्हें क्या चाहिए। वो पूछता है क्या चाहिए? मिलना है, जगमोहन बोला। सुना? बलराम बोला फोन पर। भेज दे इन्हें मेरे घर पर ही हूं मैं। इसके साथ ही दूसरी तरफ से गोरखा ने फोन काट दिया। अगला दृश्य। गोरखा कुर्सी पर मुरझाया सा बैठा था। जो चेहरा बीते कई दिनों से चमक रहा था, वो जैसे अब बेजान खुरदरा सा नजर आ रहा था। दरवाजा खोल रखा था। इंतजार था उसे देवराज चौहान और जगमोहन का। अब उसे उनकी परवाह नहीं थी। वो तो सिर्फ ये जानना चाहता था कि सब कुछ ले जाने के बाद वो बलराम के पास कैसे पहुंच गए। अब उससे क्या चाहते हैं। देवराज चौहान और जगमोहन वहां आए। गोरखा ने उन्हें देखा तो चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ ठहरी। भीतर प्रवेश करते ही देवराज चौहान और जगमोहन की निगाह उन खाली ट्रंकों पर पड़ी जिनके ढक्कन खुले हुए थे। जगमोहन अचकचा उठा।
वो फुर्ती से लोहे के ट्रंकों की तरफ लपका। खाली ही तो थे वो सब। वो हीरे वालों ट्रंक के पास छटका। भीतर इक्का दुक्का सामान बिखरा पड़ा था। जगमोहन को लगा कि उन्हें वहां आने में देरी हो गई। उसने सिर घुमाया और खा जाने वाली निगाहों से गोरखा को देखने लगा। गोरखा का चेहरा उतरा हुआ था। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कश लिया। उसने भी देख लिया था कि दौलत के नाम पर वहां कुछ भी नहीं था। उसके चेहरे पर किसी तरह का भाव नहीं था। कहां है 80 करोड़? जगमोहन गुर्रा उठा। रात को तुम ले गए और अब मुझसे पूछते हो कि दौलत किधर है? गोरखा के होंठों से निकला। जगमोहन उसके पास पहुंचा और जोरों से घूंसा उसके चेहरे पर मारा। गोरखा कर रहा, कुर्सी से गिरने लगा कि खुद को संभाला। मैं ले गया दौलत? हाँ, गोरखा ने उसे घूरा। तूने देखा? रात तो यहां आया तो था, मेरे पड़ोसी से मेरे बारे में पूछ रहा था। इस बात से यह कैसे साबित होता है कि मैं दौलत ले गया? गोरखा जगमोहन को देखता रहा। देवराज चौहान ने कश लिया। मैं माल ले गया होता तो यहां तेरा सड़ा हुआ मुंह देखने क्यों आता? गोरखा कुछ नहीं बोला। बोल, कहां है 80 करोड़? जगमोहन गुर्राया। इस बारे में जितना तुम्हें पता है उतना ही मुझे पता है। गोरखा उसे घूरता हुआ बोला। क्या मतलब? तुम नहीं ले गए तो मेरे लिए हैरानी की बात है कि कौन ले गया। साफ बोल। मैंने सारी दौलत यहां रखी हुई थी और खुद होटल में रह रहा था। रोज एक चक्कर यहां लगा जाता था। कल शाम को तो सब ठीक था। आज सुबह आया तो यहां कुछ भी नहीं था। नोटों की कुछ गड्डियां बिखरी हुई थी और सारे ट्रंक इसी तरह खुले थे। गोरखा ने गहरी सांस ली। ये सब मैंने सिर्फ 2.5 घंटे पहले आकर देखा। तभी पड़ोसी से पता चला कि कल रात तुम मेरे बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने यही सोचा कि तुम ही यहां से सब कुछ ले गए। तभी बलराम का फोन आ गया कि मेरे बारे में तुम उससे पूछ रहे हो। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। जगमोहन जरा सा आगे बढ़ा और गोरखा के गाल पर जोरों का चांटा मारा। गोरखा ने दांत भींचकर अपने गाल पर हाथ रखा। जगमोहन को घूरा। खा जाएगा मुझे? जगमोहन ने कड़वे स्वर में कहा। मुझे इस तरह थप्पड़ खाने की आदत नहीं है, गोरखा ने शब्दों को चबाकर कहा। तो तेरे को गोली मार दूं? गोली मार दे, वो जुदा बात है, लेकिन थप्पड़ नहीं। गोरखा ने कुर्सी पर बैठे उसे घूरा। तेरी तो। गुस्से में डूबे जगमोहन ने घूंसा मारना चाहा कि गोरखा ने उसकी कलाई पकड़ ली। जगमोहन के चेहरे पर खतरनाक भाव उभरे। बस करो, देवराज चौहान बोला। हमें 80 करोड़ की तरफ ध्यान देना चाहिए। ये जोगिंदर नगर से हमारे पैसे ले भागा था और देवराज चौहान के इशारे पर वो दोनों अलग हुए। तनाव सा उभर आया था वहां। कश लेता देवराज चौहान आगे बढ़ा और कुर्सी खींचकर बैठता हुआ बोला। तेरे को हमने दर्शन के साथ उसके घर जोगिंदर नगर में देखा था। जो काम करने को हमने दर्शन को कहा था, उस वक्त हमें यही लगा था कि उस काम में तू भी दर्शन के साथ ही रहेगा। गोरखा देवराज चौहान को देखता रहा। जब हमें पता चला कि पुलिस की गोलियों से स्टोर में कब्जा करने वाले तीनों मारे गए, तो हमने यही सोचा कि तुम भी मर गए, लेकिन बाद में पता चला कि तुम जिंदा हो। गोरखा की निगाह देवराज चौहान पर टिकी रही। क्या हुआ था जोगिंदर नगर में? देवराज चौहान ने पूछा। गोरखा के होंठ भिजे रहे। देवराज चौहान उसे देखता रहा। कुछ खामोशी के बाद गोरखा बोला। ये तुम्हारा और दर्शन का मामला था। मेरा इस मामले से कुछ भी लेना देना नहीं था। दर्शन ने ही मुझे कहा कि देवराज चौहान किसी लंबे फेर में है, मैं पता करूं। क्या पता करूं? जगमोहन बोला।
यही कि देवराज चौहान के स्टोर पर कब्जा कराने के पीछे क्या वजह है, ये क्या करना चाहता है। गोरखा सच झूठ को मिलाकर बात बनाकर बता रहा था। क्या मालूम किया तुमने? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो दर्शन ने ही कहा कि वो दो अन्य बंदों को साथ लेकर स्टोर पर कब्जा करेगा। तब मैं बाहर रहूं और देखूं कि देवराज चौहान क्या करता है। और तुमने देख लिया? देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। हाँ। गोरखा ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। मैंने पहले ही पता कर लिया था कि बैंक वैन में नोटों से भरी वैन खड़ी होगी। बैंक में नोटों से भरी वैन खड़ी होगी। शक तो मुझे पहले ही हो गया था कि तुम लोग क्या करने वाले हो। जब तुम दोनों स्टोर से निकलकर बैंक के गेट पर पहुंचे तो मेरा शक यकीन में बदल गया। फिर मैं इंतजार करता रहा कि तुम लोग क्या करते हो। फिर जब तुम लोग वैन लेकर दौड़े तो मैं तुम लोगों के पीछे था। तब देखा कि रास्ते में तुमने बैंक के सिक्योरिटी ऑफिसर को नीचे उतारा। फिर उस खाली पड़े बंगले के पीछे वाली गली में पहुंचे। पैसा रखने के लिए शायद उस बंगले का चुनाव तुम लोगों ने पहले ही कर रखा था। मैं सब देखता रहा कि तुम लोगों ने नोटों से भरे सूटकेस भीतर रखे। आगे बोल। गोरखा कुछ चुप रहकर कह उठा। उन लोहे के ट्रंकों को एकदम उठाने की कोशिश करना खतरनाक था। तुम लोग ऊपर से भी आ सकते थे। ऐसे में जब तुम लोग चले गए तो मैं तुम लोगों के पीछे था। तुम लोगों को नजर में रखा। फिर तुम दोनों को जोगिंदरनगर से जाते देखा और जगदीश लाल को उस बंगले पर नजर रखते देखा। मैं समझ गया कि पुलिस की नजरों में आने से बचने के लिए तुम लोग शहर छोड़कर जा रहे हो। कुछ दिन बाद आ जाओगे वहां रखी दौलत को उठाने के लिए। रुकता क्यों है, बोलता रहे। कुछ दिन मैंने जगदीश लाल पर नजर रखी कि वो कब से कब तक उस बंगले में नोटों को देखने जाता है। वो सब देखकर मैंने वहां से नोटों को उठाने की सोची। एक मैटाडोर बंद वैन चोरी की और 4 लोगों को 10,000 दिया कि 5 ट्रंक एक जगह से बाहर लाकर मैटाडोर में रखने हैं। इस तरह मैंने एक रात ट्रंकों को मैटाडोर पर रखा और खुद ही ड्राइव करता दिल्ली पहुंच गया। जगमोहन के दांत भिज गए। जगमोहन ने कश लेकर सिगरेट एस्ट्रे में मस ली। तेरे को डर नहीं लगा कि हम तेरे को पकड़ लेंगे? जगमोहन ने दांत भींच कर कहा। नहीं लगा। जगमोहन ने खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरा। जब करोड़ों की दौलत सामने हो तो डर पास भी नहीं आता। जगमोहन उसी प्रकार उसे देखता रहा। नोट कहाँ है? बता तो चुका हूं कि यहां रखे थे। कौन ले गया मैं नहीं जानता, गोरखा ने गंभीर स्वर में कहा। जगमोहन ने गुस्से से कहा, झूठ मत बोल। गोरखा ने जगमोहन को देखा। क्या मिलेगा मुझे झूठ बोलकर? अगर मेरे पास दौलत होती तो क्या मैं तुम्हें मिलता? मेरी हवा भी नहीं मिलती तुम्हें। अगर मेरे पास नोट होते और ये पता लगते ही कि तुम दोनों यहां हो तो मैंने दिल्ली से भाग जाना था नोटों को लेकर। इस तरह बैठा नहीं रहता। जगमोहन का चेहरा बता रहा था कि वो किसी तरह खुद को काबू किए हुए है। देवराज चौहान ने पूछा, कुछ तो सोचा होगा कि 80 करोड़ कौन ले गया? सोचा, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। गोरखा ने देवराज चौहान को देखा। किसे पता था कि तुमने यहां पैसा रखा है? किसी को भी नहीं। ये कैसे हो सकता है? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। तुम जब यहां पहुंचे तो अकेले ही ट्रंक भीतर नहीं रखे होंगे। उसके लिए मैंने रात को जाते 6 मजदूर पकड़ लिए। वो कहीं पर छत डालकर मिक्सचर की मशीन के साथ वापस जा रहे थे। उन्हें 1,000 रुपया देकर 5 ट्रंकों को भीतर रखवा दिया। दोबारा इधर नजर न डालें इसलिए मैंने उन्हें बता दिया कि यह मिलिट्री का सामान है और मैं मिलिट्री वाला हूं। देवराज चौहान की सोच भरी निगाह गोरखा पर ही रही। जगमोहन कल्पा, सब खराब कर दिया तुमने।
10-20 लाख की जरूरत थी तो वैसे ही आकर मांग लेते। तुम देते? दे ही देता तुम जैसे कमीने को। नहीं देते। गोरखा मुस्कुराया। एक पैसा भी ना देते? शायद ना भी देता। जगमोहन ने उसे घूरा। तुम्हें कम से कम हमसे डरना चाहिए था कि हम तुम तक पहुंच जाएंगे। उस समय तो मैं सोच रहा था कि तुम लोग मुझे कभी नहीं पकड़ पाओगे। जगमोहन होंठ भींच कर रह गया। देवराज चौहान ने गोरखा से पूछा, जोगिंदर नगर में तुम इन लोहे की पेटियों को उस बंगले से बाहर निकालने के लिए 4 आदमियों को? हाँ, उन्हें इस काम का 4,000 दिया था। गोरखा कह उठा। उन्हें शक हो सकता था कि चोरी से तुम जो सामान निकाल रहे हो वो कीमती है? जरूर शक हुआ होगा। वो तुम्हारे पीछे दिल्ली तक आ सकते हैं। देख लिया होगा उन्होंने कि तुमने यहां पर सामान रखा। कह नहीं सकता। वो चारों कौन थे? देवराज चौहान ने टोका। गोरखा ने देवराज चौहान को देखा, फिर कह उठा, उनमें से एक को ही जानता हूं। बाकी 3? वो एक ही बाकी तीनों को लाया था। मतलब कि तुम नहीं जानते कि वो 3 कौन थे? नहीं, चेहरा ही देखा था उनका। गोरखा के माथे पर बल दिखाई देने लगे। और वो एक कौन है जिसे तुम जानते हो? देवराज चौहान ने पूछा। मंगता। मंगता? हाँ, जोगिंदर नगर में ही मिला था, दारू के अड्डे पर। जेब काटने का काम करता है। मैंने उसे मुफ्त में पिलाई तो वो यार बन गया। उसके कुछ दिन बाद ही दर्शन से मुलाकात हुई थी। तुम्हें उस जेब काटने वाले पर विश्वास है? जगमोहन कह उठा। है भी, नहीं भी। अगर ये गड़बड़ उसने की है तो हैरान होने वाली कोई बात नहीं। पहचान वाला ही सबसे पहले गर्दन काटता है। तुमने सोचा नहीं कि मंगते ने ऐसा किया होगा? सोचने का वक्त ही कहां मिला। पैसा गायब देखकर तो अभी तक मेरे होश वापस नहीं लौटे। होश को मार गोली, करोड़ों की तलाश कर, नहीं तो हम मुर्गे की तरह तेरी गर्दन मरोड़ देंगे। गोरखा ने जगमोहन को देखा। तू मेरी गर्दन तोड़ेगा? तोड़ूं? जगमोहन के चेहरे पर खतरनाक भाव उभरे। मैंने तोड़ने के लिए नहीं कहा, पूछ रहा हूं। गोरखा ने गहरी सांस ली। जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा, इसके साथ हमें जोगिंदर नगर चलना चाहिए। वहां पहले मंगते को टटोलेंगे, फिर उन 3 को भी जिन्हें सामान उठाने के लिए मंगता लेकर आया था। इस बात की पूरी आशा है कि वही जोगिंदर नगर से पीछे लगे हों और मौका मिलते ही हाथ साफ। तुमने उन्हें बताया था कि भीतर क्या है? मैं क्यों बताऊंगा? गोरखा कह उठा। हमें फौरन जोगिंदर नगर चलकर मंगते को टटोलना चाहिए। जगमोहन बोला। आज ही चलेंगे जोगिंदर नगर, देवराज चौहान बोला। जगदीश लाल आ गया होगा। उसे तो मैं भूल ही गया, जगमोहन के होंठों से निकला। 2 पल उनके बीच चुप्पी रही। इसके साथ मैं यही हूं। जगमोहन ने होंठ भींचकर गोरखा को देखा। तुम जगदीश लाल से मिल लो। अगला दृश्य। देवराज चौहान होटल पहुंचा। लॉबी में नजर मारी, वहां कहीं भी जगदीश लाल नजर नहीं आया तो वह रिसेप्शन पर पहुंचा। जगदीश लाल के बारे में पूछा। रिसेप्शनिस्ट ने रजिस्टर में हुई एक एंट्री देखकर कहा, रूम नंबर 24। सुबह 9 बजे ही उन्होंने होटल में कमरा लिया है। देवराज चौहान सीढ़ियां तय करके रूम नंबर 24 के दरवाजे पर पहुंचा। दरवाजा थपथपाया। दूसरी बार थपथपाने पर दरवाजा खुला। सामने जगदीश लाल खड़ा था। उसकी हालत बता रही थी कि अभी अभी नींद से उठा है। देवराज चौहान को देखते ही पीछे हटता बोला, सारी रात ड्राइव करता रहा,
यहां आते ही सो गया। देवराज चौहान ने भीतर प्रवेश किया, दरवाजा बंद किया। तुम्हारे बारे में पूछा, पता चला कि तुम किस कमरे में हो, परंतु वहां मुझे तुम मिले नहीं और जगमोहन भी नहीं मिला। बैठो, मैं मुंह धोकर आता हूं। जगदीश लाल बाथरूम की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठा, सिगरेट सुलगाकर कश लिया। तब तक जगदीश लाल चेहरा साफ करता बाहर निकल आया। पैसे का पता चला? जगदीश लाल ने पूछा। वो गोरखा आज सुबह मिला वो, देवराज चौहान बोला। जगदीश लाल ठिठका। मिला वो? कुछ घंटे पहले ही मिला। जगदीश लाल के चेहरे पर अजीब से भाव थे। देवराज चौहान जगदीश लाल को ही देख रहा था। जगमोहन इस वक्त साथ है उसके? नोटों को समेट रहा होगा जगमोहन। करोड़ों रुपया उसके पास से नहीं मिला। वो कहता है कि रात को ही कोई पैसा उठाकर ले गया। वो कहता है और तुमने मान लिया? हालात मजबूर कर रहे हैं कि उसकी बात को सच मान लेना ही ठीक है। जगदीश लाल सिर पीटने वाले ढंग में बेड के किनारे पर बैठ गया। ध्यान से उसे चेक करो, पैसा उसके पास ही होगा, जगदीश लाल बोला। होगा तो पता चल जाएगा। मुझे तो यही लगता है कि उसके पास नहीं है। तो कौन ले गया? मालूम करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 80 करोड़ रुपया था, इतना पैसा कम नहीं होता, जगदीश लाल कह उठा। देवराज चौहान के होंठों पर छोटी सी मुस्कान उभरी। कोशिश कर रहे हैं कि हमें उस पैसे की खबर मिल जाए। मुझे पूरी बात बताओ, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या हो रहा है, मामला क्या है? देवराज चौहान ने बताया कि गोरखा कैसे मिला और उससे क्या बात हुई। दिल थामे जगदीश लाल सुनता रहा। देवराज चौहान के चुप होते ही वो हताश नजर आने लगा। क्या पता हमें वो करोड़ों रुपया मिले ही नहीं, जगदीश लाल के होंठों से निकला। ऐसा भी हो सकता है। गोरखा रुपया गायब करने का ड्रामा कर रहा हो। ऐसा भी हो सकता है। तुमने गोरखे का मुंह खुलवाया नहीं? मुझे वो सच बोलता लगा। उसने कहा और तुमने मान लिया। बहुत कुछ देखना, सोचना, समझना पड़ता है। सिर्फ किसी के कहने पर बात नहीं मानी जाती। वो हमारे पास ही है और देर तक हमारे पास ही रहेगा। उसे परखने के कई मौके मिलेंगे। पैसा उसके पास होगा तो हमें जल्द ही पता चल जाएगा। जगदीश लाल थका सा देवराज चौहान को दिखता रहा। देवराज चौहान उसके दिल की हालत समझ रहा था। तो अब जोगिंदर नगर चलेंगे? जगदीश लाल ने पूछा। हाँ, गोरखे के बताए उस आदमी को टटोलना है, जिसकी सहायता से उसने 1 करोड़ रुपया निकालकर मैटाडोर में लादा था। उन चारों में से कोई एक या उन चारों ने पैसा उड़ाया हो सकता है। पैसा किसी ऐसे इंसान ने वहां से उठाया है जो कि गोरखा की पहचान का है। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, कहते हुए देवराज चौहान ने कश लिया। हम आज ही जोगिंदर नगर चलेंगे। मैं भी साथ चलूंगा। अगला दृश्य। देवराज चौहान जगदीश लाल के साथ गोरखा के घर पर पहुंचा। जगमोहन ने गोरखा को एक तरफ बिठाकर रिवॉल्वर पकड़ी हुई थी। गोरखा के चेहरे से जरा भी नहीं लग रहा था कि वो घबराया हुआ है या उसका इरादा शरारत करने का है, परंतु चेहरे से वो परेशान अवश्य लग रहा था। उसके और जगमोहन के बीच खास बात नहीं हुई थी। जगदीश लाल ने वहां पहुंचते ही गोरखा को सख्त निगाहों से घूरा, जबकि गोरखा ने उसकी नजरों की परवाह नहीं की। जानता है मेरे को? जगदीश लाल ने दांत पीसते हुए कहा। तू कोई खास है? गोरखा बोला। बताऊंगा तेरे को कि मैं खास हूं या नहीं। छोड़ूंगा नहीं तेरे को। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं करोड़ों रुपया कहां रखा है? शब्दों को चबाकर जगदीश लाल ने एकाएक कहा।
गोरखा मुस्कुरा पड़ा। वहम में मत पड़, मेरे पास नहीं है। दोनों एक दूसरे को देखते रहे। अगर तेरे पास से वो रुपया निकला, तू हमसे धोखा कर रहा हुआ, तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। कर देना। हरामी है साला, जगदीश लाल कड़वे स्वर में कह उठा। कमीना भी है। मैं तुम लोगों की बातों का बुरा नहीं मानूंगा। मैं हालात समझ रहा हूं तुम दोनों के। तुम दोनों की स्थिति में मैं होता तो मुझे भी गुस्सा आता, लेकिन मेरी हालत पर गौर करो और सोचो कि मैं किस पर गुस्सा उतारूं। गोरखा ने कहा। चल जोगिंदर नगर, जगदीश लाल ने कड़वे स्वर में कहा। वहां तेरे को देखूंगा। तू वहां भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जगदीश लाल उसके शब्दों में से सुलग कर गोरखा पर झपटा। जगमोहन ने हाथ बढ़ाकर जगदीश लाल को रोका। अभी नहीं, मैं साले को मार डालूंगा। भगवान से प्रार्थना कर कि वह करोड़ों रुपया इसके पास से हमें मिले और इसे खत्म करने का मौका भी हमें मिले। जगमोहन दांत भींचे गोरखा को देखते खतरनाक स्वर में कह उठा। रुपया ना मिला तो तब इसे खत्म कर देंगे। यह हमारा माल ले भागा है। इन बातों में वक्त बर्बाद न करो, देवराज चौहान बोला। हमें अभी जोगिंदर नगर चलना है। 1 घंटे बाद ही उन चारों का जोगिंदर नगर के लिए सफर शुरू हो गया था। दोपहर के 2 बज रहे थे। अगला दृश्य। रात 12 बजे वो जोगिंदर नगर पहुंचे। हर तरफ शांति छाई हुई थी। सड़कें सुनसान थी। रास्ते में गोरखा के साथ या आपस में उनमें कोई बात नहीं हुई थी। जाना कहाँ है? जगमोहन बोला। रात के 12 बज रहे हैं, जगदीश लाल बोला। मेरे घर चलो, वहां आराम। वहां पर बसंता होगा। हाँ, तो क्या हो गया? इतने लोग वहां नहीं रुक सकेंगे, जगमोहन ने कहा। मेरे ख्याल से होटल में। तभी गोरखा कह उठा। इस वक्त मंगता उधर दारू खाने में हो सकता है, तो फिर वहीं चलना चाहिए। वहीं चलो, देवराज चौहान बोला। दारू खाना कौन सा है? गोरखा ने बताया। मालूम है ये दारू खाना का अड्डा किधर पड़ता है, जगदीश लाल ने कहा और स्टीयरिंग घुमाते हुए मोड़ काटा। उधर ही मिलेगा मंगता? जगमोहन ने पूछा। हाँ, 8-9 बजे वो वहीं आ जाता है। लोगों से मुफ्त में पीने का रास्ता निकालता रहता है। देख ले, जगमोहन का स्वर एकाएक तीखा हो गया। तेरी वजह से हम कितनी तकलीफ और कितना नुकसान भुगत रहे हैं। परेशान कर रखा है तुमने। गोरखा चुप रहा। मिलिट्री में क्या करता था तू? कैप्टन था। तुझे मिलिट्री से लात मारकर क्यों निकाल दिया गया? क्या हेरा फेरी की थी तूने? गोरखा ने जगमोहन को देखा, फिर मुस्कुरा पड़ा। सीमा पार करके आए 4-5 लोगों को मार दिया था। खड़े पांव गोलियां मार दी थी। क्यों? हम कुछ मिलिट्री वालों ने उन्हें पकड़ा था। मेरे साथ 6-7 और थे। ऊपर खबर दी तो उन्होंने कहा कि वो चारों व्यक्ति हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, उनसे पूछताछ करनी है। हमने उन्हें कवर किया और अपनी चौकी की तरफ लाने लगे, लेकिन एक ने जाने कहां से रिवॉल्वर निकाली और गोलियां चला दी। जगमोहन उसे देखता रहा। हमारे 3 आदमियों को उसने गोली मारी। वो उसी वक्त मर गए, लेकिन मैंने उस पर काबू पा लिया। मेरा ऑफिसर बोला कि उसे कुछ नहीं कहना है, पूछताछ करनी है, मुंह खुलवाना है। परंतु मैं गुस्से में था। मैंने उसे ही नहीं, उसके साथियों को भी खत्म कर दिया। इसके बाद मुझे मिलिट्री से निकाल दिया गया। फिर क्या? काम क्या करता है तू? मेरा खाना पीना चलता रहे, इसके लिए कहीं ना कहीं हाथ मारता रहता हूं। नौकरी से जो पैसा मिला था वो तो मकान लेने में ही खत्म हो गया, गोरखा बोला।
महंगाई बहुत बढ़ गई है। शराफत का काम क्यों नहीं करता? कोई भी काम शराफत से नहीं होता। तू मुझे सिखाएगा? बता रहा हूं। तभी जगदीश लाल ने कार को मध्यम वर्गीय इलाके में छोटी सी सड़क के किनारे रोका और इंजन बंद करता आसपास नजरें घुमाता हुआ कह उठा, उस पतली गली में वो दारूखाना है? हाँ वही है, गोरखा ने देखा। देवराज चौहान दरवाजा खोलकर बाहर निकलते ही कह उठा, मेरे साथ सिर्फ गोरखा ही दारूखाने में चलेगा। अगला दृश्य। उस छोटी सी गली में भीतर जाकर एक जगह से 1.5 फीट की सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। देवराज चौहान और गोरखा उन सीढ़ियों पर चढ़कर पहली मंजिल पर पहुंचे। पहली मंजिल पर ही वो दारूखाना 4 कमरों में था। एक कमरे में बोतलें और थैलियां भरी पड़ी थी। बाकी 3 कमरों में पीने और बैठने का इंतजाम था। नजरें घुमा, कहां पर है वो? देवराज चौहान ने कहा। गोरखा ने तो वहां पहुंचते ही नजरें घुमानी शुरू कर दी थी। हर तरफ दारू और सिगरेट की स्मेल फैली थी। कई बार तो सांस लेने में भी परेशानी सी महसूस हो रही थी, परंतु वहां मौजूद लोग अपनी ही मस्ती में मस्त थे। इस वक्त वहां 100 के करीब लोग थे। एक कमरा देखने के बाद गोरखा दूसरे कमरे में पहुंचा। देवराज चौहान उसके पीछे ही था। तभी एक हाथ गोरखा के कंधे पर पड़ा। गोरखा घूमा तो पास ही एक नशेड़ी को खड़े पाया। बहुत दिनों बाद आया गोरखे? हाँ, गोरखा मुस्कुरा पड़ा। 2-2 पैग हो जाएं? बाद में, अभी एक काम है। उस नशेड़ी ने देवराज चौहान पर नजर मारी, फिर गोरखा से बोला, बता क्या काम है? मंगते से काम है। मंगता? देखा है उसे? रोज ही देखता हूं, मुफ्त की पीने के लिए मुर्गे ढूंढता रहता है। आज कब देखा? आज आज नहीं देखा। आया नहीं? लगता तो ऐसा ही है। पता कर। करता हूं, वो कहकर चला गया। गोरखा ने देवराज चौहान को देखकर कहा, मंगता ने गड़बड़ की नहीं लगती। क्यों? वो बता रहा था कि मुफ्त की पीने के लिए वो किसी को फंसाता रहता है। बीते दिनों में भी वो यहीं आता रहा। 80 करोड़ की रकम पास होते हुए वो 2-2 पैग के लिए इधर नहीं आएगा। ये मंगते का दिखावा भी हो सकता है, रुपया उसने कहीं छिपा रखा हो। गोरखा इंकार में सिर हिलाते कह उठा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, फिर भी पता कर लेंगे। 5 मिनट बाद ही वो व्यक्ति लौटा। बुरा हुआ? आते ही वो बोला। क्या? गोरखा की आंखें सिकुड़ी। शाम को पुलिस ने उसे जेब काटते वक्त रंगे हाथों पकड़ा। वो पास के ही थाने में है। सच में? मंगते के साथ बुरा हुआ। गोरखा गहरी सांस लेकर कह उठा। देवराज चौहान और गोरखा दारूखाने से बाहर आ गए। मानो मेरी बात, मंगता करोड़ों वाले मामले से दूर रहता है। अगर उसके पास पैसा होता तो इस तरह जेब क्यों काटता? थाना किधर है? देवराज चौहान बोला। क्यों? गोरखा की निगाह देवराज चौहान की तरफ उठी। मंगते से बात करना बहुत जरूरी है। लेकिन वो तो थाने में है, गोरखा ने बोला। उसे बाहर लाना है। गोरखा कुछ बेचैन हुआ, फिर चुप रहकर बोला, थाने से भगाना है उसे? यह काम बिना भगाए भी हो सकता है। कैसे? जेब काटते ही पकड़ा गया है। बड़ा अपराध नहीं है कि उसे छुड़ाया न जा सके। गोरखा ने हौले से सिर हिलाया। देवराज चौहान ने 10 की गड्डी उसे थमाई। यह भी ज्यादा है। समझ गया। गोरखा ने गड्डी जेब में डाल ली। दोनों गली से बाहर निकले तो कुछ दूरी पर उनकी कार खड़ी थी।
उन्हें कह दो कि वो यहीं रहें, हम थाने से होकर आ रहे हैं। बताने के लिए गोरखा कार की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान ने वहीं खड़े सिगरेट सुलगा ली। अगला दृश्य। देवराज चौहान को थाने के बाहर एक तरफ खड़े पौना घंटा हो चुका था। रात का 1:30 से ऊपर का वक्त हो रहा था। गोरखा भीतर गया हुआ था। करीब सवा घंटे बाद गोरखा बाहर निकला। साथ में एक व्यक्ति और भी था। दोनों देवराज चौहान के पास आ पहुंचे। देवराज चौहान ने उस व्यक्ति को देखा और गोरखा से पूछा, ये है वो? हाँ, मंगता है ये। तीनों पैदल ही चल पड़े। मंगते के चेहरे पर उलझन थी कि उसे पुलिस स्टेशन से क्यों छुड़ाया गया। 10,000 की पूरी गड्डी लग गई, गोरखा बोला। मैंने तो 2,000 से बात शुरू की थी, लेकिन एक पुलिस वाले ने मेरी जेब में गड्डी देख ली, यहीं पर गड़बड़ हो गई। गोरखा, मंगता उलझन भरे स्वर में कह उठा, आखिर तुमने मुझे पुलिस के यहां से क्यों निकाला? क्या बात है जो तुम मुझ पर? तेरे से बहुत प्यार है मुझे। मंगते ने चलते चलते होंठ भींच लिए। तेरा बाप तेरे से बात करेगा? वो तो मरा नहीं है, तेरे सामने है, अपने साथ लाया हूं। मंगते ने देवराज चौहान को देखा। आखिर बात क्या है? मंगता कह उठा। उस रात मैंने बंगले से लोहे की पेटियां उठवाई थी, मैटाडोर पर लदवाई थी और तेरे को 4,000 दिया। मेरे को 4 नहीं, 1 दिया। हम चारों का 1-1 हजार था उसमें। एक ही बात है, तेरे साथ वो तीनों कौन थे? मेरे उधर ही झोपड़पट्टी में रहते हैं। क्यों? तूने उनके साथ मिलकर गद्दारी की मेरे से। उस रात पीछे लग गया और देखता रहा कि उन ट्रंकों को मैं किधर ले जाता हूं, और मौका देखकर वहां हाथ मार दिया। क्या कह रहा है तू? गोरखा ठिठका और जोरदार चांटा उसके गाल पर मारा। रात के सन्नाटे में आवाज गूंज उठी, झूठ बोलता है हरामी, मेरे से चालाकी? मैं सच कह रहा हूं गोरखा, मंगता हक्का बक्का बोला। जो तू कह रहा है ऐसा कुछ भी नहीं, फिर चालाकी? गोरखा के शब्द अधूरे रह गए। बचाओ! एक युवती की तेज आवाज रात के सन्नाटे में गूंज उठी। तीनों की निगाह एक आवाज की तरफ गई। उनके देखते ही देखते एक युवती गली में प्रवेश कर गई। वो भाग रही थी और पीछे 2 बदमाश लगे थे उसके। वो चीखती जा रही थी। तीनों ने ये सब देखा। तुम संभालो इसे, मैं उधर देखता हूं, कहने के साथ ही गोरखा उस गली की तरफ दौड़ा। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। गोरखा! देवराज चौहान पीछे से चिल्लाया। रुक जाओ! लेकिन गोरखा भागता चला गया। देवराज चौहान। अगला दृश्य। देवराज चौहान, जगमोहन, जगदीश लाल, मंगता जगदीश लाल के घर पर ही बैठे थे। बसंता को वहां पहुंचकर नींद से उठाया था। अब वो चाय पानी का इंतजाम कर रहा था। मेरे पास इतना वक्त नहीं था कि मैं गोरखा को रोक पाता, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। वो अचानक ही उस लड़की और बदमाशों के पीछे दौड़ पड़ा। अगर मैं उसके पीछे जाता तो मंगता हाथ से निकल जाता। सब कुछ ही पलों में घट गया। बहुत मौके पर खिसक गया, जगदीश लाल ने कड़वे स्वर में कहा। रुपया उसी ने कहीं ठिकाने लगा रखा है, तभी तो वो भाग गया, जगमोहन ने कहा। मुझे तो शुरू से ही उस पर भरोसा नहीं था। कहता है रुपया कोई ले गया। मैं नहीं मानता, उसी के पास है। जगदीश लाल ने मंगते को देखा। मंगता डरा सा बैठा था। इसका क्या करना है? जगदीश लाल ने पूछा। वही करो जिसके लिए इसे यहां लाए हैं, जगदीश लाल ने घूरा मंगते को। उन लोहे की पेटियों की याद है तुम्हें, जो तुमने बंगले से निकालकर मैटाडोर में रखी थी? मंगते ने फौरन हां में सिर हिलाया। उनमें करोड़ों रुपया था। क्या? मंगते का चेहरा देखने लायक था।
उस रुपए को कोई चोरी करके ले गया है? मंगता चुप। हमें शक है कि इस रुपए की चोरी तूने या तेरे उन तीनों साथियों ने की है। क्या कह रहे हो? तुम चारों के अलावा किसी को उन पेटियों की खबर नहीं थी? मैंने नहीं चोरी की। उन उन तीनों ने भी नहीं की। मंगते के होंठों से फंसा फंसा सा स्वर निकला। उन तीनों की गारंटी तू कैसे लेता है? वो मेरे झोपड़े के पास ही तो रहते हैं, देखा है कई बार। कंगले के कंगले ही हैं। ये कहकर तू बच नहीं सकता, जगमोहन ने कठोर स्वर में कहा। अगर बचना चाहता है तो हमें इस बात का यकीन दिला कि तूने या उन तीनों ने उन करोड़ों रुपए की चोरी नहीं की। नहीं की, सच में। मुंह से मत बोल, यकीन दिला। यकीन दिलाने के लिए भी तो मुंह से बोलना ही पड़ेगा, मंगते ने डरे स्वर में कहा। मैं तुम लोगों को उन तीनों के पास ले चलता हूं, जैसे भी चाहो अपनी तसल्ली कर लो। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। गोरखा को मैं नहीं छोड़ूंगा, उसे फिर ढूंढ निकालेंगे। देवराज चौहान की आवाज में कठोरता आ गई थी। अगला दृश्य। प्रकाश, बैंक का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर। 80 करोड़ से भरी वैन ले जाने के बाद उसे लापरवाह मानते हुए नौकरी से निकाल दिया गया था। एकाएक ही वो फुटपाथ पर आ गया। कहाँ सरकारी नौकरी और कहाँ एकदम बेकार। ऊपर से पुलिस की पूछताछ। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी कि उसे वैन ले जाने वालों का साथी सिद्ध किया जाए। पुलिस के हाथ चढ़ने से बाल बाल बचा प्रकाश। 10 दिनों में ही पुलिस के फेर में पड़कर उसका हाल बेहाल हो गया था। भीम सिंह की मौत का भी उसे दुख पहुंचा था। उसे आशा थी कि देर सवेर में भीम सिंह सुनीता से उसकी शादी करवा देगा, परंतु अब तो हालात बदल चुके थे। बैंक ने उसे जिम्मेदार ठहराते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया था, जबकि उसका कहना था कि पहरे पर पुलिस भी थी। ऐसे में सारी सजा उसे ही क्यों दी जा रही है? पुलिस ने उसके खिलाफ केस बनाकर सप्ताह भर के लिए उसे रिमांड पर लिया था, लेकिन वो कुछ जानता होता तो बताता। सप्ताह बाद उसे जमानत मिल गई। अब केस चलना था। प्रकाश का चैन उड़ चुका था। अच्छी भली जिंदगी नर्क बन गई थी। खुद को बचाने का एकमात्र यही रास्ता था कि वो पैसे को बरामद करवा दे, परंतु नहीं जानता था कि कौन ले गया 80 करोड़। देवराज चौहान और जगमोहन के चेहरों को वो भूला नहीं था। मन ही मन उसने तय किया कि वो इन दोनों को ढूंढ कर रहेगा, करोड़ों रुपया पुलिस को बरामद करवा देगा। लेकिन कैसे ढूंढे देवराज चौहान और जगमोहन को, यह बात उसकी समझ से बाहर थी। फिर भी वो वक्त मिलने पर यूं ही सड़कों पर निकल जाता और हर आने जाने वाले को अच्छी तरह देखता। साथ ही वो दारू के बदनाम अड्डों के चक्कर भी लगाता। उसने सुन रखा था कि ऐसे लोगों के ठिकाने इन्हीं जगह पर होते हैं, परंतु कोई फायदा न हो रहा था। पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी कि मालूम हो कि 80 करोड़ कौन ले गया है, परंतु इस बात की तह तक ना पहुंच पा रही थी। बैंक वैन पुलिस को जोगिंदरनगर की सड़क पर अगले दिन सुबह मिल गई थी, परंतु वो खाली थी। फिंगरप्रिंट उठा लिए गए थे वहां से। बहरहाल इधर प्रकाश पक्का इरादा किए हुए था कि उन्हें ढूंढ लेगा। क्योंकि अब काम उसके पास नहीं था, इस तरह खाली बैठकर खुद को बर्बाद करना भी ठीक नहीं था। ऐसे में काम पाने के लिए उसने भागदौड़ शुरू की। उधर विकास मोदी ने नया बंगला खरीदा था। उसने बंगले पर अपनी सिक्योरिटी का इंतजाम करना था। ऐसे में किसी पहचान वाले ने उसे मोदी के यहां पर बतौर सिक्योरिटी गार्ड लगवा दिया। ड्यूटी रात की मिली, जो कि उसके लिए अच्छा था। दिन में वो देवराज चौहान और जगमोहन की तलाश जारी रख सकता था। अगला दृश्य। अगले दिन सुबह जगमोहन और जगदीश लाल मंगते को लेकर निकले कि उन तीनों से भी अच्छी तरह पूछताछ की जाए। देवराज चौहान उनके साथ नहीं गया था। उसका साथ जाने का कोई काम नहीं था। जो भी मामला था वो जगमोहन और जगदीश लाल निपटा सकते थे। बसंते ने देवराज चौहान को नाश्ता बनाकर दिया और खुद भी कर लिया। तब 10 बजे थे जब गोरखा वहां आ पहुंचा।
देवराज चौहान ने उसे देखा तो आंखें सिकुड़ गई। तुम? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, मैं। इस जगह का तुम्हें कैसे पता लगा? जब तुम लोग उस बंगले में करोड़ों की दौलत रखकर यहां आए थे तो मैं तुम लोगों पर नजर रख रहा था। भूल गए क्या? गोरखा बैठते हुए बोला। इसलिए मुझे जगदीश लाल के घर का पता है। मैंने सोचा यहां कोई तो होगा, नहीं होगा तो देर सवेर में जगदीश ही आ जाएगा। देवराज चौहान की निगाह उसी पर थी। गोरखे के चेहरे से स्पष्ट लग रहा था कि वह रात को नींद नहीं ले पाया। रात को तुम कहां चले गए थे? देवराज चौहान ने पूछा। गोरखा मुस्कुराया, फिर कह उठा। तुम लोग तो सोच रहे होगे कि गोरखा भाग गया क्योंकि नोट उसी के पास हैं। उसने नोटों को छिपाकर कुछ देर रोने धोने का ड्रामा किया और मौका पाते ही खिसक गया। ऐसे मौके पर तो हर कोई यही सोचेगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। यह बात भी सही है, मैं भी ऐसा ही सोचता, गोरखा ने गर्दन हिलाकर कहा। रात को उस लड़की को बचाने के चक्कर में मैं मुसीबत में पड़ गया था। तब पीछे दो बदमाश ही लगे नजर आए थे। मैंने युवती को बचा लिया, उसे भगा दिया, लेकिन बदमाशों के और साथी भी तब वहां आ पहुंचे। उसके बाद तो खुद को बचाने और भागने में ही सारी रात बीत गई। दिन निकलने के पश्चात जब उन बदमाशों से राहत मिली तो 2-3 घंटे के लिए पार्क में नींद लेने के लिए लेट गया। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। बसंता उसके लिए चाय बनाने में लग गया। मंगता नजर नहीं आ रहा, गोरखा ने कहा। जगमोहन और जगदीश लाल भी नहीं है। वो मंगते और उसके तीनों साथियों को चेक करने गए हैं। गोरखा ने हौले से सिर हिलाया। तुम ये सोचो कि रुपयों का किसे पता था कि वो तुम्हारे घर पर पड़े हैं? किसी को नहीं पता था, गोरखा ने इंकार में सिर हिलाया। मैं क्यों किसी को पता लगने दूंगा? तो कौन ले जा सकता है वहां से पैसों को? पता होता तो क्या वो अब तक जिंदा होता? गोरखा की आवाज में खतरनाक भाव आ गए। वो दौलत इतनी ज्यादा थी कि उसे भूला नहीं जा सकता, देवराज चौहान ने कहा। पैसा एक बार हाथ से निकल जाए तो फिर वो वापस नहीं आता, गोरखा ने कहा। देवराज चौहान उसे देखता रहा। क्या देख रहे हो? सोच रहा हूं कि तुम्हें कैसे समझाऊं कि वो 80 करोड़ मैं हर हाल में वापस पाना चाहता हूं। तुमसे ज्यादा मुझे जरूरत है पैसे की, लेकिन गई दौलत वापस नहीं आती, किसी के पास नहीं ठहरती। पहले वो पैसा बाबू भाई के पास था, फिर वो बैंक पहुंचा, उसके बाद तुम्हारे पास, फिर मेरे पास आ गया। अब वो किसी के पास है तो वहां भी नहीं ठहरेगा। माया किसी की सगी नहीं है। दौलत एक नदी के समान है, पास से गुजरती है। दौलत की नदी तो मुट्ठी में अवश्य जकड़ सकते हो उसे, परंतु दोनों बाहें फैलाकर दौलत के बहाव को नहीं रोक सकते। देवराज चौहान के होंठों पर मुस्कान उभरी। ऐसा है तो तुमने दौलत के बहाव को बाहों में समेटकर जकड़ने की कोशिश क्यों की? देवराज चौहान, दौलत का लालच बहुत ही जहरीला होता है। ये जानते हुए भी कि दौलत अपनी नहीं हो सकती, इंसान फिर भी उसे अपना बनाने की पूरी चेष्टा करता है। मैंने भी वही कोशिश की। बसंता उसके लिए चाय बना लाया। तुम उस दौलत का क्या करते? देवराज चौहान ने पूछा। मैं? गोरखा ने गहरी सांस ली। मैं होटल बनाने की सोच रहा था, लेकिन सब कुछ मिट्टी में मिल गया। कुछ भी नहीं हो सका, बल्कि दिल को दुख पहुंचा कि इतनी बड़ी दौलत हाथ आकर भी दूर हो गई। दूसरों के माल पर हाथ डालोगे तो दिल को दुख पहुंचेगा ही। अगला दृश्य। अंधेरा होने के पश्चात जगमोहन और जगदीश लाल वापस पहुंचे। वो थके से लग रहे थे, जैसे कि दिन भर कहीं सिर खपाते रहे हों। मंगता उनके साथ नहीं था। गोरखा को वहां मौजूद पाकर चौंके। तुम? जगमोहन के होंठों से निकला। तुमने सोचा कि मैं भाग गया?
ख्याल तो मेरा यही था। भाग जाता अगर पैसा मेरे पास होता, गोरखा ने गहरी सांस लेकर कहा। तेरा क्या ख्याल है कि हम तेरे झूठ पर विश्वास कर लेंगे? जगमोहन की आवाज तीखी हो गई। मैं विश्वास करने को नहीं कह रहा, बात कर रहा हूं, जगमोहन ने देवराज चौहान से कहा। मंगता और वो तीनों इस मामले से दूर हैं। उन्होंने कोई गड़बड़ नहीं की, चेक कर लिया है उन्हें। जोगिंदर नगर आने का कोई फायदा नहीं हुआ, देवराज चौहान ने होंठ से कोड़कर कहा। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, जगमोहन बोला। क्या मतलब? देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर विकास मोदी को चेक कर लिया जाए। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। हो सकता है उस सारे मामले के पीछे वही हो। वहां से तो गोरखा रुपए ले गया था, मोदी का इस मामले से क्या वास्ता? जगमोहन ने गोरखा पर नजर मारकर कहा। क्या गोरखा और मोदी आपस में मिले नहीं हो सकते? वो कैसे? गोरखा धोखा देने के लिए उस बंगले से खाली ट्रंक ले गया हो, मोदी के साथ मिलकर दौलत को बंगले में ही कहीं ऐसी जगह छिपा दिया हो जहां हमारी नजर ना पड़ी हो, और बाद में उसी पैसे से मोदी ने वो नया बंगला खरीद लिया हो। अब गोरखा हमारे साथ चिपक कर हमें बेवकूफ बना रहा हो। गोरखा के होंठों पर मुस्कान नाच उठी। सारी रात ये गायब रहा है, क्या पता रात भर मोदी के साथ बैठा नोटों की गर्मी लेता रहा हो। चुप्पी सी छा गई वहां। क्यों बेकार में अपना सिर खपा रहे हो? गोरखा ने गहरी सांस लेकर कहा। तुम अपनी जबान बंद रखो, जगमोहन ने कठोर निगाहों से उसे देखा। जो हुक्म। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और कह उठा। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ है जैसा कि तुम कह रहे हो। मैं एक बार चेक करना चाहता हूं मोदी को, जगमोहन ने कहा। कर लो। तुम यहीं गोरखा के पास रहोगे? हाँ। जगमोहन ने गोरखा को देखा। मैं जगदीश लाल और बसंते के साथ मोदी के बंगले पर जा रहा हूं। देवराज चौहान ने कुछ नहीं कहा। इसका दिमाग खराब हो गया है, गोरखा ने गहरी सांस लेकर कहा। तुम्हारा 80 करोड़ नहीं गया, वरना तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाता, देवराज चौहान ने कहा। गया तो है, वो हमारा ही था। तुम तो सिर्फ मजे लेने की कोशिश कर रहे थे उन करोड़ों से। गोरखा गहरी सांस लेकर रह गया। अगला दृश्य। शाम के 7 बज रहे थे। प्रकाश ने मोदी के बंगले पर पहुंचकर अपनी ड्यूटी संभाल ली थी। सुबह 7 बजे तक उसकी ड्यूटी चलती थी। गेट पर उसे ड्यूटी मिली थी, साथ में एक गार्ड और भी था। बाकी के 4 गार्ड चारदीवारी के भीतर ड्यूटी दे रहे थे। अंधेरा घिर रहा था। बंगले में मालिक तो नहीं होंगे? प्रकाश ने गेट पर मौजूद दूसरे गार्ड से पूछा। बंगले पर ही हैं, उसने जवाब दिया। जल्दी आ गए आज? घर पर ही हैं, कहीं नहीं गए। सुबह से ही 2 मेहमान आए हुए हैं। प्रकाश सिर हिलाकर रह गया। वक्त बीता, 8 बज गए। रात की रोशनियां रोशन हो चुकी थी। प्रकाश गेट के पास स्टूल पर बैठा इधर उधर देख रहा था। अब तो सारी रात ही इसी तरह बैठना था। मन ही मन वो बैंक के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर की शानदार नौकरी को याद करने लगा कि कितनी मौज थी उस नौकरी में, और तनख्वाह भी बढ़िया थी। गांव से आकर बहुत तरक्की की थी, परंतु सब बेकार हो गया। बैंक वैन उसकी नहीं, पुलिस की मौजूदगी में भी लुटी थी। फिर उसी को क्यों जिम्मेदार ठहराया गया? प्रकाश मन ही मन फैसला कर चुका था कि अंत तक केस लड़ेगा कि अपने को और अपनी नौकरी को बचा सके। बढ़िया से बढ़िया वकील करेगा। कभी कभार सोचकर हैरान भी हो उठता कि बैंक वैन ले जाने वाले कितने हौसलामंद थे। तगड़ी बैंक और पुलिस की सिक्योरिटी के बीच से वैन लेकर चले गए। ना ही उन्होंने गोलियां चलाई, ना ही किसी को मारा। भीम सिंह ने जाने क्यों गोलियां चला दी।
कोई कहता था कि भीम सिंह लुटेरों के साथ मिला हुआ था, कोई कहता था कि भीम सिंह को बैंक वैन ले जाने वाले लोगों पर शक हो गया था। उसने कुछ देखकर ही उन पर गोली चलाई होगी, परंतु बीच में अन्य गार्ड आ गया और गोली उसे लग गई। ऐसे में अन्य गार्ड ने अंधेरे में यह समझा कि वो भी लुटेरों का साथी है और उस पर गोली चला दी। जो भी हो, भीम सिंह खामखा जान से हाथ धो बैठा। खाना नहीं लाया आज? दूसरे गार्ड ने पूछा। नहीं। मेरे साथ खा ले। भूख नहीं है, शाम को ही खाया था दोपहर का खाना। ठीक है, मैं भी आज देर से ही खाऊंगा। आधा घंटा और बीत गया। 8:30 बजे के करीब भीतर से जगमोहन और जगदीश लाल निकले। मोदी उन्हें छोड़ने बरामदे तक आया था। पीछे पीछे टोनी भी आ गया। बरामदे से वो पैदल ही गेट तक पहुंचे। मोदी और टोनी भीतर जा चुके थे। प्रकाश और दूसरा गार्ड स्टूल से खड़े हो चुके थे। गेट खोल दिया। जगमोहन और जगदीश लाल उनके सामने से निकले और खुले गेट से पैदल ही निकलकर आगे बढ़ गए। सामने सड़क पर वाहन आ जा रहे थे। प्रकाश उन दोनों को बाहर निकलते देख रहा था। जब वे चंद कदम आगे बढ़ गए तो एकाएक प्रकाश के मस्तिष्क को तीव्र झटका लगा। उसे लगा कि जो अभी अभी 2 व्यक्ति बाहर गए हैं उनमें से एक को कहीं देखा है। दूसरे ही पल उसकी आंखें फैल गई। उसे याद आया कि इनमें से एक वही है जो 80 करोड़ से भरी बैंक वैन लेकर भागा था। प्रकाश को अपने बदन में चींटियां सी रेंगती महसूस होने लगी। जिन 2 लोगों की वो जी जान से तलाश कर रहा था उनमें से एक सामने था। इसे पुलिस के हाथों में पकड़वा कर पैसे को बरामद करवा सकता था, लेकिन यहां पर कुछ भी करना ठीक नहीं था। विकास मोदी जैसी हस्ती से मिलकर निकले थे। कहीं मोदी ने इसे बचा ले। ढेरों तरह के विचार उसके मस्तिष्क में आ रहे थे। मैं अभी आया, प्रकाश ने कहा और गेट से बाहर निकलकर सावधानी से उनके पीछे चल पड़ा। जगमोहन और जगदीश लाल सड़क किनारे फुटपाथ पर आगे बढ़े जा रहे थे। और लोग भी आ जा रहे थे। कुछ आगे टैक्सी स्टैंड से टैक्सी लेने का इरादा था उनका। प्रकाश उनके पीछे लगा रहा। दिल धड़क रहा था उसका कि एकाएक इतनी बड़ी कामयाबी के करीब जा पहुंचा था। साथ ही वो सोच रहा था कि विकास मोदी जैसे इंसान का इन लोगों से क्या रिश्ता? क्या वो भी इन लोगों के साथ हो सकता है? 50 तरह की सोचों के साथ प्रकाश उनका पीछा करता रहा। अगला दृश्य। जगमोहन और जगदीश लाल रात 10 बजे वापस पहुंचे। देवराज चौहान और गोरखा वहीं पर थे। बसंते ने बाजार से लाकर खाने पीने का इंतजाम कर दिया था। विकास मोदी भी इस मामले से बाहर है, जगमोहन ने वहां पहुंचते ही कहा। उसके सारे बंगले की एक बार फिर से अच्छी तरह तलाशी ली है। पूरा दिन इसी में लग गया। उससे अच्छी तरह पूछताछ की। वो इस मामले में कहां से आ गया? गोरखा कह उठा। मुझे तो पहले ही वो मैदान से बाहर लगता था। तो मैदान में कौन है तुम्हें मालूम होना चाहिए, जगमोहन ने उखड़े स्वर में कहा, क्योंकि तब रुपया तुम्हारे पास था जब उसे कोई ले गया। यही तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन हरामी हाथ मार गया। मेरे ख्याल में उसे तुम ही पहचान सकते हो। मुझे ऐसा नहीं लगता। गोरखा ने इंकार में सिर हिलाया। जगमोहन होंठ भींच कर रह गया। 80 करोड़ की दौलत हाथ में आकर निकल गई। जगदीश लाल ने मुंह लटका कर कहा। मैं तो सोचता था कि मुझे भी कुछ मिल जाएगा, बसंता कह उठा। छोटी सी दुकान खोल लूंगा, काम चल जाएगा। लेकिन अब नहीं लगता कि मैं दुकान खोल पाऊंगा। बसंता खाना लगाने में व्यस्त हो गया। कुछ खामोशी रही उनमें। अब क्या करना है? जगदीश लाल बोला। दिल्ली चलना चाहिए, गोरखा बोला। दिल्ली? जगदीश लाल ने उसे देखा। हाँ, 80 करोड़ वहीं पर कहीं है।
मुझे भी ऐसा ही लगता है कि जोगिंदर नगर हमें नहीं आना चाहिए था, जगमोहन कह उठा। देवराज चौहान ने सबको देखा, फिर कह उठा, सुबह चलेंगे। वहां मैंने अपने घर से बैंक की खाली लोहे की पेटियां भी हटानी है। उनकी वजह से मैं फंस सकता हूं। अब वो खाली हैं तो फंसने का ध्यान आ गया, जगमोहन ने उसे घूरा। जब भरी थी तो पुलिस का ख्याल नहीं आया होगा। ऐसी बात नहीं है, पुलिस का ख्याल तब भी आया था, गोरखा मुस्कुराया। बसंता छोटी सी टेबल पर खाने का सामान लाकर रखने लगा। यही वो पल था जब दरवाजे के बाहर मध्यम सी आहट हुई। वो आहट किसी ने सुनी तो किसी ने नहीं सुनी। देवराज चांद की निगाह बंद दरवाजे पर जा टिकी थी। आंखों में संदेह की परछाइयां नाच उठी। वो सब बातें करते रहे जबकि देवराज चौहान उठा और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अगला दृश्य। बाहर प्रकाश था। जगमोहन और जगदीश लाल के पीछे पीछे टैक्सी में पहुंचा था। वो तो मकान के भीतर आ गए थे। प्रकाश कुछ पल तो बाहर सड़क पर खड़ा सोचता रहा कि क्या करे। फिर जाने क्या मन में आया कि सावधानी से आगे बढ़कर मुख्य द्वार तक आ पहुंचा। भीतर से बातों की आवाजें आ रही थी। वो बातें सुनने लगा। कुछ मिनट बाद उसे एहसास हो गया कि भीतर के लोग 80 करोड़ की ही बातें कर रहे हैं और इनकी बातों से स्पष्ट लग रहा था कि वो पैसा इनसे भी कोई ले गया है जिसके बारे में इन्हें नहीं पता, और ये लोग अब उसी व्यक्ति की तलाश कर रहे हैं। क्या करे वो? पुलिस को फोन करे? करोड़ों रुपया तो इनके पास है नहीं, वो तो बरामद नहीं होगा तो क्या हो गया? वो सब तो पुलिस की सरदर्दी है। अगर ये लोग पुलिस के हाथ आ गए तो उसे नौकरी वापस मिल जाएगी। बैंक वालों ने जो उसके खिलाफ शिकायत लिखाई है वो भी वापस हो जाएगी। प्रकाश को बेहतर लगा कि वो पुलिस को फोन करे। मोबाइल फोन पास ही में था, परंतु दरवाजे से हटकर फोन करना होगा। इसी सोच के साथ उसने फोन जेब से निकाल लिया। तभी दरवाजा खुला। सामने देवराज चौहान खड़ा था। प्रकाश ने उसे पहचाना और बुत सा बना खड़ा उसे देखता रहा। देवराज चौहान ने भी उसे एक ही निगाह में पहचान लिया। आओ। देवराज चौहान की निगाह उसके चेहरे पर थी। भीतर आ जाओ। देवराज चौहान को देखते ही प्रकाश ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाकर उसके हाथ में दबा मोबाइल फोन लिया और बोला, मुझे लगता है कि तुमने मुझे अच्छी तरह पहचान लिया है। प्रकाश को अपने गले में भय से भरे कांटे चुभते महसूस हुए। हैरानी है कि तुम यहां तक हमें तलाश करते आ गए। कहने के साथ ही देवराज चौहान ने हाथ बढ़ाया और प्रकाश की कलाई पकड़कर भीतर खींचा और दरवाजा बंद कर दिया। प्रकाश के सामने आते ही जगमोहन अचकचा उठा। गोरखा ने भी उसे पहचाना। जगदीश लाल उसे पहचानने की चेष्टा में लगा था। ये यहां कैसे? जगमोहन के होठों से निकला। कौन है ये? जगदीश लाल ने पूछा। बैंक का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, जगमोहन ने कहा। यहां कैसे पहुंचा? यही बताएगा। तुम्हारे साथ कौन कौन है? देवराज चौहान ने पूछा। अकेला हूं, कहते हुए प्रकाश ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। वो सबको घबराई सी नजरों से देख रहा था। पहले से वो सचेत हो चुका था। डर की छाप उसके चेहरे पर नजर आ रही थी। हमारे पीछे आया है? जगमोहन ने पूछा। प्रकाश ने हां में सिर हिला दिया। कहां से पीछे लगा? विकास मोदी के यहां से। वहां तू क्या कर रहा था? गेट पर खड़ा था, गार्ड की नौकरी कर रहा था। सूखे होंठों पर जीभ फेरते प्रकाश ने दबे स्वर में कहा, तुम लोगों की वजह से मेरी नौकरी छूट गई। बैंक वालों ने मुझ पर लापरवाही का केस बना दिया। ऐसे में जब तुम नजर आए तो सोचा मैं खुद को बचा सकता हूं पुलिस को तुम लोगों के बारे में बताकर। फोन किया पुलिस को? जगमोहन के माथे पर बल पड़े। नहीं, वक्त नहीं मिला। प्रकाश की हालत कुछ ठीक हो गई थी। जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। क्या करना है इसका? इसे ही कहां संभालते फिरेंगे?
जगमोहन मुंह बनाकर कह उठा। गोली मारकर फेंक दो नाले में, जगदीश लाल ने कठोर स्वर में कहा। नहीं, प्रकाश के होंठों से कंपकपाता स्वर निकला। मुझे मत मारना। तेरे को मरना ही पड़ेगा। तू हमारे बारे में पुलिस को बताने की सोच रहा। बताया तो नहीं। सोचा तो था, जगदीश लाल पूर्वता स्वर में बोला। मुझे माफ कर दो, अब नहीं सोचूंगा। प्रकाश की हालत खराब हो गई थी। मेरी जान क्यों ले रहे हो? मैंने इतनी बड़ी गलती तो नहीं। गलती तो तूने बड़ी ही की है, जगमोहन कह उठा। हमारा पीछा करते हुए तू यहां तक आ गया। कुछ तो तेरा करना ही होगा। तेरे को छोड़ा तो तू सीधा पुलिस में जाएगा, हमारे बारे में बताएगा। नहीं जाऊंगा, नहीं बताऊंगा। प्रकाश ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाकर कस लिया। जगमोहन सिर हिलाकर बोला। भाई भाई वाली बात करता है? भाई भाई? उसकी समझ में कुछ नहीं आया। मैं समझाता हूं तेरे को। गोरखा अजीब सी निगाहों से जगमोहन को देखने लगा। बुरा हुआ तेरे साथ जो तेरी नौकरी चली गई। हम ऐसा नहीं चाहते थे। प्रकाश उसे देखता रहा। ये तो तू भी जानता है कि तेरी हमारी कोई दुश्मनी नहीं। प्रकाश ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। कितनी तनख्वाह मिलती थी तुझे? 12,000। अभी कितनी देर और नौकरी करता? प्रकाश ने हिसाब लगाकर कहा। 32 साल और करता। कितनी तनख्वाह बनती 32 साल की तेरी? प्रकाश समझने वाली निगाहों से जगमोहन को देखने लगा। आराम से हिसाब लगा लेना। जितनी तेरी 32 सालों की तनख्वाह बनती है वो हम तेरे को देंगे। क्यों? ताकि तेरी जान ना लेनी पड़े। नोटों को आता देखकर तू अपना मुंह बंद कर ले। सारी उम्र मेरी तनख्वाह 12,000 तो ना रहती, बढ़ती भी, तरक्की भी होती। ठीक है, अपनी तरक्की भी साथ जोड़ ले। सर्विस पूरी होने पर प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी भी मिलती, वो भी जोड़ ले। प्रकाश ने सिर हिलाया। जो भी रकम बनेगी उससे 10,000 ऊपर ही दूंगा। प्रकाश ने पुनः सिर हिलाया। लेकिन तू पुलिस के पास नहीं जाएगा? नहीं जाता। यह सब मैं इसलिए कह रहा हूं कि तेरी हत्या करके हमें तेरी जान ना लेनी पड़े। तू वैसे ही मुंह बंद रखे। मुझे पैसे दे दो, मैं मुंह बंद रखूंगा और शहर छोड़ दूंगा। साथ लगा रहे हमारे, पैसे मिल जाएंगे तेरे को। मिल जाएंगे? क्या मतलब? तेरे को पता है वैन में कितनी दौलत थी? 80 करोड़। प्रकाश के होंठों से निकला। हाँ, वो दौलत हमसे चोरी करके कोई ले गया है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। पैसा वापस मिलते ही सबसे पहले तेरा हिसाब करेंगे। दूध में धोकर दूंगा सब कुछ। प्रकाश उसे देखता रहा। क्या देखता है? पैसा मिलेगा तो मुझे दोगे? हाँ। ना मिला तो? पल्ले से तो देने से रहा। मतलब कि पक्का कुछ नहीं कि मुझे कुछ मिलेगा कि नहीं? पक्का ही है, हम उसे ढूंढ लेंगे। मेरा फोन नंबर ले लो, मुझे खबर कर देना। खबर? कान खोल कर सुन, तू हमारे साथ ही रहेगा। साथ रहने की क्या जरूरत? इसे खत्म कर देना ही ठीक रहेगा, देवराज चौहान ने कहा। प्रकाश के गले में बड़े बड़े कांटे चुभने लगे। नहीं, प्रकाश कंपकपाते स्वर में कह उठा। मुझे मत मारना, मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। चुप्पी सी आ ठहरी थी वहां।
सब प्रकाश को ही देख रहे थे। मैं तुम लोगों के साथ ही रहूंगा। दिल्ली देखी है तूने? गोरखा मुस्कुराकर बोला। 2 बार दिल्ली गया था, प्रकाश के होठों से निकला। तेरे को सुबह दिल्ली ले जाएंगे, इस बार पूरी दिल्ली घूमना। दिल्ली क्यों? वहीं पर किसी ने पैसा खिसकाया है, जगमोहन बोला। यहां तो हम छानबीन करने आए थे। लेकिन लेकिन मेरा दिल्ली जाना ठीक नहीं होगा, प्रकाश जल्दी से कह उठा। क्यों? पुलिस मुझे अक्सर किसी काम के लिए बुला लेती है। मैं पुलिस को नहीं मिलता तो वो मुझे फरार। फोन कर दे पुलिस वालों को कि तेरा बाप मर गया है, उसे फूकने जा रहा है, इसलिए 15 दिन तक हाजिर नहीं हो सकता। ऐसे में पुलिस 15 दिन तक तो तेरा इंतजार शांति से करेगी। प्रकाश समझ गया कि इनसे पीछा छूटना आसान नहीं। खाना खा ले, जगदीश लाल बोला, वरना भूखे पेट नींद नहीं आएगी। सुबह दिल्ली तक सफर करना है। चलिए दोस्तों, यहीं रोकते हैं इस कहानी को। यानी गांव बसा नहीं है और लुटेरे आ गए। ये तो कहानी पता नहीं, जैसे कहते हैं ना, चोर पे मोर। चोर पे तो मोर पड़ गए, मोर पे कौन पड़ गए? मोर पे बढ़ गए चोर। क्या होगी कहावत? ये तो चोर पे मोर, मोर पे कोई और, कोई और पे कोई और। ये प्रकाश बेचारा फालतू में फंस गया। खैर, जगमोहन ने हिसाब बड़ा लगवाया उससे, तनख्वाह जोड़। कितने साल नौकरी करेगा। ओके। मध्यम वर्गीय आदमी के लिए इतना ही बहुत होता है। चलो, चलिए मिलते हैं इसके अगले भाग में। मुझे नहीं लगता ये पैसा मिलता इनको। मुझे लग रहा है कोई ना कोई ऐसे उठाई गिरा उठा के ले गया, किसी के हाथ, अंधे के हाथ बटेर लग गया है। खैर, मिलते हैं इसके अगले भाग में। तब तक आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।